देखिए, चुनाव आ गया है तो कुछ देश के बारे में बड़ी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपके क्षेत्र के बारे में आजकल की जो राजनीति है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका जो क्षेत्र है, रायबरेली का क्षेत्र, इसका एक बहुत महान इतिहास रहा है हमारे देश में। स्वतंत्रता का आंदोलन एक तरह से यहीं से मजबूत हुआ, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन किया। और जब आपने यहाँ आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया और मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी को इस आंदोलन के बारे में पता चला, तो वो यहाँ आए और इस आंदोलन में आपके साथ शामिल हुए। और इसी तरह से आपके बीच और हमारे परिवार के बीच में एक रिश्ता स्थापित हुआ। और उसके बाद आपने कई न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी। हमेशा रायबरेली की जनता जागरूक रही है और हमेशा आपने न्याय के पक्ष में ही आंदोलन किया, न्याय की ही लड़ाई लड़ी। तो जो राजनीति यहाँ रायबरेली में स्थापित की आपने और जो यहाँ से उभरी, उसके मिसाल फिर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ये सब रहे। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आपके बीच साधारण व्यक्ति की तरह आते थे, आपके घरों में आते थे, आपकी समस्याओं को सुनने आते थे, आपको किसी बात का दुख था आप बताते थे, और आपकी समस्याओं को हल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो जितने भी बड़े बड़े काम यहाँ रायबरेली क्षेत्र में आजादी के बाद हुए, ज्यादातर इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। इंदिरा जी की शहादत के बाद और मेरे पिताजी की शहादत के बाद जब मेरे भैया अमेठी के सांसद बने, तब सोनिया जी, मेरी माता जी, यहाँ आई और आपकी सांसद बनी। तो जो विकास आप आज देखते हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें आपके क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ती हैं, जो एनटीपीसी जैसे बड़े कारखाने हैं, रेल कोच का कारखाना, जो एम्स का अस्पताल है, ये सारी चीजें या तो इंदिरा जी के कार्यकाल में शुरू हुई या सोनिया जी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो यहाँ की बड़ी तरक्की हुई, और तरक्की इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति स्थापित हुई वो एक जवाबदेही की राजनीति थी। मतलब कि कितना भी बड़ा नेता था, चाहे प्रधानमंत्री न रहा हो, वो हमेशा आपके सामने जवाबदेही को ध्यान में रखता था। मतलब अगर आपको लगता था कि कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं कर रहे हैं, आप डांट भी सकते थे। उसके बाद पूरे देश में पिछले 10 सालों से जो राजनीति हावी हुई है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म पर आधारित राजनीति बन गई। मतलब कि उनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को यह एहसास हो गया कि आपको धर्म के नाम पर गुमराह करके, आपके घरों में आके दुर्दुरिया करके, आपसे वचन दिलवा के कि आप भाजपा को वोट देंगी, भगवान के नाम वचन दिलवा के अपनी सत्ता हासिल हो जाएगी। मतलब कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो हम धर्म की बातें करेंगे, लोगों की जज्बातों की बातें करेंगे, और उसके आधार पर हम सत्ता फिर से ले लेंगे। तो मैं एक महिला के घर गई, यहाँ नहीं, रायबरेली में तो आपने हमेशा कांग्रेस को जिताया है, फिरोजाबाद में था। मैंने उस महिला से पूछा कि आपके घर में अंधेरा है क्या, बिजली नहीं आती? कहती है नहीं। तो मैंने कहा पानी? कहती है नहीं। मैंने कहा सड़क ठीक है? ये सड़क भी नहीं है दीदी। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, पाठशाला में अध्यापक नहीं आते। तो फिर मैंने कहा कि विकास का काम कुछ हुआ है? कहती है कुछ नहीं हुआ है। जितना मैं ऐसे कुछ चूड़ियों का काम करती थी, जितना मैं कमा सकती हूँ मैं काम करके कमा लेती हूँ, बच्चों को खिला लेती हूँ, लेकिन उसके आगे कुछ पता नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई वोट किसको दे रही हो? कहती है यही विधायक को दे रही हूँ।
मैंने कहा लेकिन विधायक ने तो कुछ काम नहीं किया, तुम खुद कह रही हो। तो कहती क्या करें दीदी, वो धर्म की बात है ना, इसलिए मैं इन्हीं को वोट दे रही हूं। ये उनको सिखाया गया था भाजपा के नेताओं से। तो मैंने उनको समझाया कि बहन, ये विधायक का काम होता है, आपकी बिजली, पानी, सड़कें, आपके लिए सुविधा बनाना, ये उसका काम, उसका कर्तव्य होता है, यही उसका धर्म होता है। तो अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके पास चुनाव के समय आता है, धर्म की बात करता है, जानता है कि धर्म के नाम पे आप वोट दे देंगे तो काम करेगा भी नहीं, है ना। बहने, बच्चा अगर कुछ गलत करता है आप टोकते हो, सिखाते हो कि नहीं, कहीं से किसी और के घर से कुछ उठा के ले आया बगैर जाने, तो आप कहते हो कि ये क्या किया, वापस दो, टोकते हो ना। तो नेताओं को भी टोकने की जरूरत है, नेताओं को भी समझाने की जरूरत है। आजकल जो राजनीति देश में हावी है, उसके नेता मोदी जी से लेकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सारे के सारे सोचते हैं कि जनता के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मौके पे या डराओ, धमकाओ, या धर्म का नाम लो, या फिर बोलो कि धर्म संकट में है, या फिर गुमराह करके ध्यान कहीं और भटका दो चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं करते। अब यहाँ के प्रत्याशी को देखिए, पांचों भाई सिर्फ आतंक फैलाने में पड़े हुए हैं। प्रधानों को धमका रहे हैं, कोटेदारों को धमका रहे हैं, अपने जो भी वो निर्णय चाहते वो हो रहे हैं। मेरे पिताजी ने जब पंचायत राज को लागू किया तो सोच क्या थी मैं बता देती हूँ। सोच ये थी कि सरकार का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब गांव में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। गांव में कुछ काम कराना है तो पैसा सीधा गांव में जाना चाहिए, प्रधान तय कर ले, है कि नहीं। अब इनकी विचारा इससे विपरीत है। इनकी विचारधारा ये है कि सारे काम इन्हीं को कराने हैं, सारे निर्णय यही खुद लेंगे, प्रधान को निर्णय नहीं लेने देते। प्रधान जहां पे खर्चा करना चाहते हैं वहां खर्चा नहीं करने देते, दबाव डालते हैं पूरा कि जो हम कहेंगे वो होगा। आपकी जमीनों को छीनने का प्रयास करते हैं। तो ये राजनीति जो है, ये एकदम विपरीत राजनीति है। जिस राजनीति की आपने यहाँ पे स्थापना की, उससे एकदम विपरीत है। आपने यहाँ इंदिरा जी के साथ एक ऐसी राजनीति उभारी जिससे देश में गरीब को शक्ति मिली, जिसमें हर देशवासी को शक्ति मिली। आपको जमीन के पट्टे दिए गए, आपको पंचायत राज का अधिकार मिला, आपको भोजन का अधिकार मिला। आपको 5 किलो राशन मिलता है। मोदी जी की फोटो चिपकी है, उस पे चिपकी है। लेकिन आपको मालूम है कि मोदी जी के सरकार के आने से पहले कांग्रेस ने ये आपका अधिकार बनाया था। मतलब ये कानूनी अधिकार है, मोदी जी की मजबूरी है कि दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमने कानून बनाया था कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार है। इसी तरह से हमने कानून बनाया था कि शिक्षा का अधिकार है, तो पाठशालाओं को मजबूत किया था गांव-गांव में। इसी तरह हमने मनरेगा हम लाए। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार होना चाहिए, तो मनरेगा आया। अब ये इन लोगों की अलग विचारधारा है, इसलिए वो चाह रहे थे पहले कि मनरेगा को बंद कर दें। फिर पता चला कि इससे बड़ा लोगों में बड़ी वो प्रतिक्रिया आ जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने आस्ते आस्ते मनरेगा का पैसा कम किया। और यहाँ कई लोग होंगे जिन्होंने मनरेगा में आजकल मजदूरी की, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। तो देखिए, आपको समझना क्या है। आपको नहीं मिले ना। पहले मिलते थे समय पे, जब हमारी सरकार थी मिलते थे। तो समझने वाली बात क्या है मोटे तौर पे, कि अगर राजनीति देश में जो फूलती फलती है, हम अगर उस राजनीति को देखें तो 2 अलग तरह की राजनीति है। एक में सच्चाई है, आपके प्रति श्रद्धा है, आपके लिए सेवा करने की इच्छा है। और दूसरी जो भाजपा की राजनीति है, उसमें यह है
कि आपके जज्बातों का इस्तेमाल किया जाए, धर्म के नाम पर आपसे वोट लिया जाए और आपसे सत्ता छीन के खुद सत्ता में रहे, लेकिन आपकी कोई परवाह नहीं है। आज जितनी भी इनकी नीतियां हैं सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। अब देखिए बहनें, आप दुकान जाती हैं, खरीद पाती हैं सब कुछ। 5 चीज खरीदने जाती हो, कितनी वापस लाती हो? 2 खरीद के लाती हो, 3 तो छोड़ दी होगी। क्यों? क्योंकि सोचती होगी कि चलो इतनी जरूरी नहीं है तो छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद देखेंगे, है ना। महंगाई कितनी हो गई है आज। आटा, सब्जी, तेल, सब कुछ महंगा हो गया है, कुछ नहीं मिलता। राशन में आपको चीनी, मिट्टी की तेल मिल रही है? नहीं मिल रहा है। और महंगाई का सामना कर रहे हो आप। घर पे कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज के लिए घबराहट होती है कि नहीं होती है ना। ऐसे लगता है कि कैसे करेंगे खर्चा। अब डॉक्टर के पास ले जाना है तो फीस कौन भरेगा? नई वर्दी खरीदनी है बच्चों के लिए, त्योहार है, नई धोती खरीदनी है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, मिठाई खरीदनी है, घबराहट होती है। मान लो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी फीस भरनी है, कर्ज लेना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां बनी कैसे कि इतनी महंगाई, चरम पे है महंगाई। ये सिलेंडर का पड़ा है यहाँ, आज यहाँ सिलेंडर आपको 1120 में मिल रहा है ना। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो भाजपा के सारे नेता आंदोलन करने चले, सड़क पे गए, ये सिलेंडर पे बैठ बैठ के पत्रकारों से बात करते थे कि देखो 400 हो गया है, 400 हो गया है। कोई सोच भी सकता था कि एक दिन 1200 का हो जाएगा? सोच से बाहर था। बेरोजगारी कितनी है बहनें आजकल? 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार है आज देश में, 70 करोड़। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में है। आप पढ़ाते लिखाते इतनी मेहनत से हैं। किसान खेती में काम करता है, कुछ कमाई नहीं हो रही है आजकल। खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो गया है, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। रात को आपको पहरेदारी करनी पड़ती है खेतियों की, क्योंकि आवारा पशु घूम रहा है, चल रहा है आपके खेत, है कि नहीं? आप दिन में करती हैं, लोग रात को करते हैं। फिर भी कमाई नहीं हो रही है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कोई परीक्षा देनी है, इन्हें बड़ी ट्यूशन कराना है तो कर्ज लेना पड़ता है। बेटी की शादी करानी है, कर्ज लेना पड़ता है। कोई राहत नहीं मिलती सरकार से। बेटा पढ़ता है लिखता है तब भी बीएससी बीटेक पास होता है, एमएससी पास होता है, तब भी रोजगार नहीं मिलता। तो ये परिस्थितियां क्यों और कैसे बनी, ये समझिए कि मोदी जी की सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। वो जितने काम कर रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश की सारी संपत्ति, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बिजली, देश का पावर, देश के जो खदान है कोयले के, सब इनको दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साठगांठ है। इनको इन्होंने सारे देश की संपत्ति दी है, बदले में भाजपा की पार्टी 10 सालों में इस दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी की 55 सालों की इसके लिए सरकार थी। 55 सालों में हमारी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। ये 10 सालों में बना दिए। कहां से आए इतने पैसे? एक रिपोर्ट आई थी कि 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी पे खर्चे हैं। कहां से आए ये पैसे? किसके हैं? तो साठगांठ है बड़े बड़े खरबपतियों के साथ। इन्होंने तो स्कीम बनाई कि जो जो हमें चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। और चंदा किस किस से लिया? आप सबको टीका लगा था कोविड का? हाथ उठाओ, किस किस को लगा? आपको नहीं लगा? बच गए आप, बच गए आप। हमको भी लगा 2-2। तुम तो बड़े समझदार निकले भाई।
हम सबको लगा। अब बात निकल आ रही है कि उसमें कुछ लोग हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है और अचानक मर जाते हैं उस टीके से, है ना। कई नौजवान हैं। अब उस टीके को ढूंढने जाओ मार्केट में तो निकाल दिया उन्होंने, मार्केट में ही नहीं है। अब मोदी जी ने उस टीके बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया अपनी पार्टी के लिए। आज वो कंपनी कह रही है कि हमारे टीके में हाँ थोड़ी नुक्स थी और हटा दिया मार्केट से। और हम सब जिन्होंने टीका लिया, हम क्या करें? हम क्या सोचे कि कल क्या होगा? उन्होंने लिया चंदा। अब भगवान जाने उन्होंने ये टीका लिया कि कोई और टीका लिया, वो तो हम कभी नहीं जानेंगे। हमारे प्रमाण पत्र पे तो उनका चेहरा है, उनकी फोटो है, उनका प्रमाण पत्र तो हमने देखा नहीं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कई कंपनियों से चंदा लिया जिन पे या तो उन्होंने केस डाला हुआ था या छापा मारा था, फिर चंदा लिया, छापे बंद कर दिए, या मुकदमे लगाए थे, चंदा लिया, मुकदमा बंद हो गया। तो चंदा क्या है? तो वसूली थी, वसूली कर रहे थे बड़े बड़े खरबपतियों से, और जिनके साथ गांठ है वो तो वैसे भी मदद कर रहे हैं। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब खुशहाल है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना, दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं, खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना वो आपके जीवन में है, आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो दुकान से कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। सच्चाई वो किसान है जो दिन रात पसीना बहा रहा है, अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सच्चाई वो बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। अब अगर सरकार की सही नीयत होती तो आपकी समस्याओं को हल करने का काम होता। अब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार है कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में, तीन प्रदेशों में हमारी सरकार है। अब कर्नाटका में बहने, हमने एक योजना हम लाए हैं कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 2000 रुपए हर महीने हम डलवा रहे हैं, ताकि आपकी मदद हो जाए। ये जो महंगाई है इससे राहत मिल जाए। कर्नाटका में मेरी बहनें सारी मुफ्त जा रही हैं, बस की यात्रा पूरे प्रदेश में मुफ्त है। मतलब तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहां हम ये योजना लाए थे कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाता, किसी का इलाज करना पड़ता, तो 25 लाख तक जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं वो सारी मुफ्त मिली। इसका मतलब है कि किसी की हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा, उनको एक पैसा नहीं देना पड़ता था। सिर्फ वो जो प्रमाण पत्र बनाना है, प्रमाण पत्र नहीं, वो जो पहचान पत्र बनाना पड़ता था, उसी को बनाने के पैसे डालने पड़ते थे। पूरा ऑपरेशन मुफ्त में होता था। सारा का सारा इलाज, 25 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार मुफ्त दे रही थी। आप आवारा पशु की समस्या से जूझ रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी। हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सुलझाना है। क्या किया? गौशालाओं को मजबूत कर लिया। तो अच्छी अच्छी गौशालाएं बनाई, उसमें पानी, चारा, छत, सब कुछ। ऊपर से महिलाओं के समूह गौशालाओं से जोड़ दिए। तो बहनें समूह जानती हैं आप, स्वयं सेवा समूह जो होती हैं, वो बनाकर गौशालाओं से जोड़े। तो गौशालाओं से जो दूध बन रहा था, उसकी पैकेजिंग, दही, खोया, मिठाई, ये सारा बनाकर महिलाएं बेच रही थी।
महिलाओं की आमदनी 50-60 हजार रुपए सिर्फ गौशाला से हो रही थी। खुश थी इतनी, मुझसे मिलती थी तो बताती थी, दीदी आप समझ नहीं सकती हमारी कितनी तरक्की हो गई है ऐसे एक गौशाला के बनने से। फिर सरकार ने क्या कहा कि जो गोबर है हम खरीदेंगे। तो सुन लीजिए कितनी अच्छी चीज है कि गोबर खरीद के सरकार ने गोबर गैस बना के गांव में भेजा। अब जब जनता को पता चला कि गोबर खरीद रही है सरकार, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम आवारा पशु रख लेते हैं घर में एक आध, हमारी कमाई हो जाएगी, हम तो गोबर बेच देंगे सरकार को, पशु की भी देखभाल हो जाएगी, हमारा खेत भी बच जाएगा। तो इस तरह से जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो जो योजनाएं जो नीतियां बनती हैं वो आपकी भलाई के लिए बनती हैं, किसी एक बड़े खरबपति के लिए नहीं। मोदी जी ने बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, कर्ज माफ किए हैं। अब बताइए उनके पास हजारों लाखों पहले से पड़े हुए हैं, वो कर्ज लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? अपना बिजनेस और बढ़ाना है। जो हजारों करोड़ आ रहे हैं उससे दुगना तिगना आए। आप कर्ज क्यों लेते हैं? आप कर्ज क्यों लेते हैं? कब लेते हैं कर्ज? जब खाने को नहीं होता, पेट भरने को नहीं होता, जब बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब खेत का नुकसान हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेकर नई उपज की तैयारी करनी पड़ती है, तब लेते हो कर्ज। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो। और तब भी मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। आपको मालूम है मैं 2-3 साल पहले यहां काम कर रही थी यूपी में चुनाव में। उस समय गन्ने का भुगतान पूरे देश भर का 15,000 करोड़ रुपए था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि भाई गन्ने का भुगतान दो किसानों को। उस समय किसान आंदोलन भी कर रहा था क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लाए थे। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बच्चे ने किसानों को 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया, 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं थी भाई और बहनों। किसानों के पास आए तक नहीं, घर भी नहीं बुलाया, 6 किलोमीटर दूर धरना चल रहा था, बिजली पानी बंद कर दी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बकाया था गन्ना का। मोदी जी क्या करते हैं? 2 हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए 16,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं कि हम दुनिया में भ्रमण करेंगे, हमें अमेरिका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और किसान के गन्ने का बकाया नहीं दिया। यह है इनकी नियत। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको देश में कैसी सरकार चाहिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीतियां बनाए आपके लिए, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए नीतियां बनाए और आपको छोड़े खाई में? ये आपको तय करना है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश की भविष्य की बात है। ये लोग कहते हैं हमें 400 सीट दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। संविधान से आपको अधिकार मिलता है, आपको आरक्षण मिलता है, आपको ये भोजन का अधिकार मिलता है जिससे आपको 5 किलो राशन देते हैं। ये आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है जिससे आपके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है सरकारी पाठशालाओं में। तो ये सब अधिकार आपको मिलते हैं, बताइए संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? तो आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो काम हमने प्रदेशों में किया है वो प्रमाण है, उसके आधार पर हम एक न्याय पत्र लाए हैं। न्याय पत्र में क्या लिखा है सुन लीजिए, आपकी ही बातें हैं। न्याय पत्र में यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको हम हर महीने उसके खाते में 8,500 रुपए हम डालेंगे। अच्छी है स्कीम। 1 साल में 1 लाख रुपए बनेंगे। उसके अलावा जो आशा बहुएं हैं,
आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपका मानदेय बहुत समय से उतना ही है, 2000 रुपए शायद, और वो भी पूरा नहीं मिलता। केंद्र की तरफ से हम दुगनी राशि भेजेंगे ताकि आपका मानदेय खूब बढ़ जाए। सरकारी जो रोजगार है उनमें से आधे रोजगार सब आपको मिलेंगे। मतलब पहले आरक्षण जो है उनके हिसाब से तो ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। और ये बात है। अब किसानों की बात। किसानों को आज उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता। मोदी जी की जो नीतियां बन रही हैं उससे अंत में क्या होगा कि आपके जो उपज का दाम है बड़ा खरबपति तय करेगा। ऐसे ही हिमाचल में हुआ। सेब के किसान थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी ने ले लिए। फिर क्या हुआ, अब जब सेब की उपज आई तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते थे, तो जब जी चाहे बेचेंगे, जब जी चाहे रखे रहेंगे। तो दाम भी कौन तय करेगा? वही तय करेंगे। तो क्या हो गया कि आस्ते आस्ते जो किसान की शक्ति है वो कम होती चली गई। आज स्थिति यह है कि जो अमेरिका से सेब आता है उस पे कम टैक्स है, और क्योंकि आप लोग जीएसटी देते हो और इतना हमारी खेती पे इतना टैक्स है, देसी सेब महंगा हो गया है, अमेरिकन सेब सस्ता हो गया है। ग्राहक कौन सा खरीदेगा? तुम सस्ता वाला खरीदेगा। तो किसान की जो आमदनी है वो खत्म हो रही है वहां। तो इसी तरह से इनकी योजनाएं चले तो आपको सही दाम मिलेगा, और एक दिन यह भी आएगा कि उपज का दाम खरबपति तय करेगा। हम कह रहे हैं कि सही दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका अधिकार बनाएंगे, कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार है, कोई भी सरकार आए देना ही पड़ेगा। खेती के सामान पर जितनी भी जीएसटी है सारी हटाई जाएगी ताकि आपके खेती के सामान सस्ते हो जाएं। यहाँ बाढ़ आती है, खेतों का नुकसान खूब होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता। समय पे आता है? नहीं आता। तो हमने तय किया है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान देना ही पड़ेगा। अगर आपका नुकसान होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलेगा। नौजवानों के लिए सुन लीजिए ध्यान से, आप मेहनत से पढ़ाते हैं, आज आप पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाएंगे कि नौकरी का जो अधिकार आपको गांव में मनरेगा द्वारा दे रहे हैं, हम आपको शहरों में भी 100 दिन का रोजगार पक्का, ये आपका अधिकार बनाएंगे। शहरी मनरेगा लाएंगे, और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, स्नातक पास हैं, उनके लिए ये स्कीम आएगी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं इसमें आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी। सालाना आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। आप स्नातक पास होंगे, जाके सरकारी कंपनी में कहेंगे देखिए मैं स्नातक पास हूं, और उनको ये अप्रेंटिसशिप कहेंगे इसको, ये आपको ये नौकरी देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? और आपके लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे आप अगर